कि एनडीए बहुत मजबूत है, फिर ये बेचैनी और परेशानी क्यों है? बेचैनी परेशानी आपकी मीटिंग्स के दौर से नजर आती है। बेचैनी परेशानी अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं, लेकिन आपके कैंडिडेट्स घोषित कर दिए जाते हैं। ये बेचैनी क्यों? देखिए, एनडीए बनता वो नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूं। यहां पर युवा बैठे हुए हैं। जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती है, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, आईआईटी जहन में आता है, आईआईएम जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की। ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूं। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोकर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। तो असलियत यह है कि उस कुनबे को जोड़ते वक्त 3 बातों पर माफी मांगी गई और आप सब लोगों ने दिखाया चैनल पर। बहस नहीं हुई वो अलग बात है। 3 बातों की माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। क्या कहा? अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा, हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयोग बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो, तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। ये 3 माफी तो आपको अपने कुनबे में मांगनी पड़ रही क्योंकि आपने उनका इतना तिरस्कार किया है। हमारी बातें मत कीजिए। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में यह देश आजाद हुआ था। यहां एक सुई नहीं बनती थी। यहां का लिटरेसी रेट 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। नेहरू की यह दूरदर्शिता थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन आईआईटी खड़गपुर का उद्घाटन हुआ था। यह नेहरू की दूरदर्शिता थी कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, 1 मिनट, आप बोलने को उत्सुक हैं, एक बात और बता दूं। हमारे आईआईटी और एम्स बनने के बाद 30 साल तक एशिया में ऐसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। यह दूरदर्शिता थी, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है, लेकिन ये उसको नकारेंगे। आप तो 1 मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो नहीं तो उनकी मौत हो जाए और उसको आप अपना अचीवमेंट। सवाल में पूछूं, इनके अगर 38 में से 24 जीरो हैं, तो आपके 26 में से 13 ऐसी पार्टियां हैं जिनके 0 सांसद हैं। और चुनाव आप आज के वक्त से लड़ेंगे या नेहरू जी के काम से लड़ेंगे? आज के वक्त से लड़ेंगे, क्योंकि हम आज के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज महंगाई की। 7.5% पर महंगाई है। सब यहां पर गृहिणियां बैठी मुझे दिख रही हैं। 7.5% महंगाई में 35% सब्जी पर महंगाई है, 13% अनाज पर महंगाई है। ये युवा है। 8.5% बेरोजगारी है। एक गाना था पीपली लाइफ का, सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आप सब लोगों ने सुना होगा। वो गाना भी बदल दिया इन लोगों ने। सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हम महंगाई पर चुनाव लड़ेंगे, हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव जो मणिपुर में हो रहा है वो ना हो। हम लड़ेंगे चुनाव। 1 मिनट, अभी तो आप ही लड़ रहे हैं आपस में। केंद्र के, अभी तो आप आपस में लड़ रहे हैं। केंद्र के शासित जम्मू कश्मीर में आज डीजीपी ने क्या बयान दिया है? डीजीपी का कहना है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में ड्रग्स है। वहां पर हर 12वें मिनट पर जम्मू कश्मीर में एक ड्रग एडिक्ट अस्पताल के ओपीडी में आता है। यह हाल इन्होंने इस देश का कर दिया है। इन्होंने इस देश का यह हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मैं सुर्खियां अखबार की दिखा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केंद्र की सरकार से और गुजरात सरकार से पूछता है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को आपने कैसे, चलिए आपके सवाल का जवाब देश बना दिया इन्होंने। सुधांशु जी, देखिए, अंतर क्या है? आईआईटीज भी बनाई थी, एम्स की बनाई थी, मगर बहुत सी चीजों में उनको बहुत बड़ी गलतफहमी भी थी। एक तो मैं करेक्ट कर दूं, भारत की साक्षरता की दर 1947 में 18 नहीं 12% थी। चलिए कोई बात नहीं, मगर उससे बड़ी बात मैं बताता हूं। ये जिस विचार से पोषित है, जयशंकर जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, हम चीन से कैसे लड़ सकते हैं? वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। ये आपके विदेश मंत्री का कथन, या तो इसका खंडन करिए या उनको बर्खास्त करिए, क्योंकि चीन के आगे हमारी आर्मी आंख में आंख डाल के खड़ी है और आपके विदेश मंत्री ये कहकर उनका हौसला तोड़ते हैं। आपके प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, बिना पलक झपकाए कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। परसों 19th कोर कमांडर लेवल की बातें खत्म हुई और कोई परिणाम उसका नहीं निकला। 3.5 साल बाद भी गलवान की शहादत के हम स्टेटस को यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की नहीं बना पाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश से झूठ बोला था और कोर कमांडर की मीटिंग में चीन ये बात लगातार कहता है कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि असलियत यह कि अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आपने बफर जोन बना लिया। आप कहते कहते बड़ी सारी बातें कह गए। इस हफ्ते, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रहा था, सीएजी नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है। उस संस्था ने 1 नहीं 2 नहीं 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है, रिपोर्ट भारत के सदन के पटल पे रखी गई है। करिए वहां पर डिस्प्यूट।
घोटाला है भारतमाला प्रोजेक्ट में। द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था, बना कितने पे आपको पता है? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे। एक मिनट, आप बातें बता रही हैं, वो 2 किलोमीटर में मंगलयान पहुंच गया, उतने में हमने 2 किलो। एक मिनट रुक जाइए, कुछ आ चुका है, सबको पता है। अरे उन लोगों को भी पता कर देते हैं। देश की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है। और आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुझे दिक्कत इतनी है कि आप मेरे सवाल 3 बार मैंने पूछा, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रही। हम 2 ही लोग हैं, सवाल पर आ तो जाइए भाई। जिस सीएजी का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। सुई पटक सन्नाटा है। बताइए तो सही कि जितने में मंगलयान पहुंच गया उतने में 2 किलोमीटर सड़क आपने बनाई। आपका जवाब ले लीजिए, टिकट लगाइए उस सड़क पर। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। आपने मुझसे मेरे गठबंधन के बारे में पूछा और वो सवाल जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक थान के कटे लोग नहीं हैं, हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक विजन है। और वो विजन क्या है कि हम सब इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं और उसी से एक प्रश्न निकलता है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा 77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। ये कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं, उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। हमारे आपसी मतभेद जरूर होंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई पार्टी बड़ी है, वहां पर हम बैक सीट लेंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हम बड़े हैं, दूसरी पार्टी बैक सीट लेगी। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूं। आम आदमी पार्टी से आपकी बातचीत हो पाएगी? आप ही के नेता बहुत खुल करके उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, दिल्ली के नेता बहुत खुल के बोल रहे हैं। आपकी पंजाब यूनिट बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी से। यही स्थिति आपको बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जहां सीपीएम और ममता बनर्जी कुछ ऐसी ही स्थिति और इससे ज्यादा जुतम बाजार तो एनडीए में चल रहा है। चाचा भतीजे में चिराग पासवान को ले आए, चाचा जी नाराज है, कह रहे हैं किसी की औकात है मुझे हाजीपुर से न लड़ने दे। विरोधाभासों से भरे हुए हैं, एक गुट को रखा है, उसके दूसरे घटक दल को ले आए। मेरा अपना मानना है कि अगर आपका विजन, बड़ा विजन क्या है, उस पर आप राजनीति करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही अगला सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया के 5 बड़े मुद्दे बताइए, देश देख रहा है आपको, जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे। 5 बड़े मुद्दे। संविधान, हर हाल में संविधान को सुरक्षित रखना, उसको सर्वोपरि रखना, हर हाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जिनको इन्होंने भाजपा का फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनको सर्वोपरि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखना। महंगाई पर बात करना, आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं। अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम घटाने चाहिए, आप नहीं घटा रहे हैं। बेरोजगारी इस देश का चौथा मुद्दा। मैंने लोकतांत्रिक बात करी, संविधान की बात करी, महंगाई करी, बेरोजगारी की बात करी। इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है। अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और 5वां बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें। चलिए, अब सुधांशु जी 5 बड़े मुद्दे एनडीए के, जिस पर आप आगे जाएंगे। बातों को जवाब ना दूं, जवाब देते हुए 5 मुद्दे भी बता देते हैं, क्योंकि उतना लंबा संभाषण हुआ है तो जवाब भी देंगे। देखिए, इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट कही, तो मैं एक टेक्निकल बात आपको बता देना चाहता हूं। बहुत साफ बात है, सीएजी में जो भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो उसका कोई स्पेसिफिक नहीं, जेनरिक कॉस्ट होती। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूं। ये बताइए, समुद्र के किनारे खाली सड़क पे हमारे मुद्दे बहुत साफ है। नंबर 1 जन कल्याण, यानी हर गरीब व्यक्ति को स्वतंत्रता की किरण का उजाला मिलना चाहिए, जो हम एक जमाने में कहा करते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। नंबर 2 विकास उस रफ्तार से होना चाहिए कि आज जैसे हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरे टेन्योर में तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे, कि दुनिया देखे विकास कैसा होता है। और तीसरा क्या होना चाहिए? मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, न बाहर से न कोई अंदर से। जैसे पहले आप याद करिए, चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से लेकर गुवाहाटी तक धमाके ही धमाके होते थे चलते। से फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उसमें भी पैसा बना लिया। आप आत्मगौरव की बात इसलिए मत करिएगा, जब प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और कहते हैं 2014 से पहले लोग कहते थे अरे कहां पैदा हो गए हिंदुस्तान में। यह आत्मगौरव नहीं है, यह देश का सिर झुकाना होता है, यह आत्मगौरव नहीं होता। तो आत्मगौरव की बात मत कीजिएगा। आपने मुझसे सवाल पूछा इन बयानों पर। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा? जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। हमारी कर्नाटक की सरकार को अगर लगा कि बजरंग दल के चलते वहां पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है, तो उन्होंने कहा हम बैन करेंगे। मध्य प्रदेश की हमारी लोकल यूनिट को लगता है कि बैन करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं तो कह रही हूं ना, हम यहां पर ना मोनू मानेसर के प्रवक्ता बन जाते हैं, रुक जाइए, ना बिट्टू बजरंगी के बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, जो नफरती चिंटू को लगता है कि ये खड़े होंगे,
बिट्टू बजरंगी को सबसे पहले डिसोन वीएचपी ने कर दिया, नूपुर शर्मा को सबसे पहले डिसोन इन्होंने कर दिया, राजा सिंह इनका सांसद तेलंगाना में था, नफरती बयान दिया था, उसको डिसोन कर दिया। दूध की मक्खी की तरह से नफरती चिंटू निकाल दिया जाएगा जब इनका काम खत्म हो जाएगा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत हैं, हाँ या ना में मुझे जवाब दें। मैं तो कह रही हूं जहां पे गुंडा एलिमेंट होगा उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। आई थिंक लोकल लीडरशिप, हम कठपुतली नहीं चलाते हैं। हम गुजरात में 2-2 मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री कठपुतली से नहीं बदलते हैं। लोकल लीडरशिप को जो लगता है वो उनको करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लीडरशिप सक्षम है, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में या कांग्रेस की सरकार में एक आदिवासी के ऊपर किसी नेता ने पेशाब नहीं करी थी, एक लड़की को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया था, जो इनकी सरकारों में हो रहा है। जवाब ले लूं? सुधांशु जी, सवाल ये भी है कि आप आत्मगौरव की बात कर रहे हैं। अब जो आम जनता है वो 200 रुपए किलो जब टमाटर लेके चलती है तो आत्मगौरव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर कांग्रेस के नेता हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं तो बीजेपी तो अब पसमानदा की तरफ जा रही है। देखिए, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूं कि इस समय दल चले हैं इस देश को जोड़े रखने के लिए, अजनबियों को गले लगाया है, लोगों के आंसू पोंछे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण देखने को मिला जब वो उनके साथ बेखौफ होकर चल रही थी। वो मैकेनिक से मिलते हैं, वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, वो स्टूडेंट से मिलते हैं। इनके राज में, ये रामेश्वर जी हैं, सब्जी बेचते हैं, आप सबने इनका वीडियो देखा होगा। इनके राज में रामेश्वर जी की भरी आंखें कहती हैं हमारी गुजर नहीं हो रही। राहुल जी उनसे मिलते हैं और उनके दिल में खुशी आती है। क्यों? क्योंकि कोई गरीबों की बात सुनने के लिए नहीं है। मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूं, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, आप लोग भी इस पर दिखा रहे थे, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनकी वाली सरकार है भैया? काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को यह क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को यह बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूं बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूं? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। यह बना दिया आपने मेरे देश को। यह ट्रेन की बात कर रहे थे, आज की तारीख में अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अगर एक भक्त से आपकी बहस हो जाती है और आपके विचार अलग हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है, अपनी सर्विस बंदूक से आपका नाम पूछकर आपकी हत्या कर देता है। यह हुआ था अभी कि नहीं हुआ था? जयपुर की ट्रेन जो जा रही थी, वहां पर एक व्यक्ति चेतन सिंह सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का खड़ा हुआ, आरपीएफ का, सॉरी रेलवे पुलिस फोर्स का, उसने नाम पूछा और 3 मुसलमानों की हत्या कर दी क्योंकि वो मुसलमान थे। एक चूड़ी बेचने वाले व्यापारी की, एक पैंट्री कार की, एक किसी और की, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिल सकती। ये गोली लगा के मुझे मार देंगे या मैं इनको, क्या बना दिया इन्होंने आपके हमारे देश को? और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। ये चंगा है कि चलती ट्रेन में 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है? ये चंगा है देश में? ये चंगा है कि 2 औरतों को नग्न घुमाया जाता है और चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए? ये चंगा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट आपने किस बेसिस पर रिहा किए? ये चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है? ये चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते? क्या बना दिया आपने इस देश को? और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। यह असलियत है। देखिए, इन्होंने कहा बहुत, पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का। क्यों पहुंचती है मन को? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? वो अशिक्षित नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? हम लोग कहां परेशान थे भाई? हमारे यहाँ तो सबसे, आप देखिए ना, आपके बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं। क्यों लग रहे हैं? मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता है, आप क्यों परेशान? भाई मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया। आप बोल रहे कि मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच में। हमें दिक्कत नहीं, हमने तो कहा देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के साथ आपने क्या गति की? देश के सबसे पढ़े लिखे में तिनका क्यों आ जाता है? इस बात का जवाब दे दीजिए, वो आप नहीं दे सकते। अरे सुनिए, ये कौन सी आप बात कर रही हैं भाई? मैंने तो आपसे बात कही, यही जो आप सुन रहे हैं, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति की? आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, इतना बरगला जाते क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं। भाई देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि दूसरा बरखला रहा है, बौखला रहा है। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए, काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। अरे कौन हम लोग का मतलब है भाई? क्यों बोल रहे हैं? कौन किसके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा बताइए, पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था? केजरीवाल जी के साथ है ना? भाई पढ़े लिखे तो आप भी हैं, पढ़ी लिखी मैं तो ये कह रहा हूं, बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना, सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूं, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है। आपके बारे में मैं जवाब ले रहा हूं। ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं
पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा के बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। आप 50 लोग, सोशल मीडिया के हेड 50 लोग हैं, आप ये बोलने लगते हो। दूसरी बात मैं आप अपने टर्न पे बोलिए भाई, और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, जिस नेता के पक्ष में बोल रही हैं, जो किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है, किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाएं, तमाशा फिर भी देखें। सुधांशु जी, अब मैं सवाल, सुप्रिया जी मेरा सवाल, एक सवाल मेरा सवाल, एक नेता का नाम बता दीजिए। नहीं, कितने नेताओं ने बोला? आशुतोष दुबे आपके बीजेपी के सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के हेड हैं, उन्होंने क्या लिखा है? सांगवान इज सेइंग दिस इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया। आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? क्यों आपके लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि शट डाउन? ये क्यों करा रहे हैं? मोदी जी का कोई नाम नहीं लेता है। अगर कहीं पर किसी को नृशंस कहा जाता है, आपको दिक्कत होती है। किसी को कहा जाता है अरे एक आदमी जुमले बोल रहा है, आपको लगता है प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है। एक नेता बड़ा झूठा है, आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आप प्रधानमंत्री को समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? सवाल मेरा आपसे, दाढ़ी में तिनका है, मान सुधांशु जी, एक लाइन क्या? सुनिए, एक मिनट एक लाइन बोल दूं, एक लाइन। ऐसा है, ऐसा है, हमारे यहाँ दाढ़ी परमानेंट है, दाढ़ी हाल में इन लोगों ने बढ़ाई है, इसका मतलब इनको तिनका छुपाने की जरूरत है। ये सब सुप्रिया जी, बेवकूफी की बातें कौन कर रहा है? देखिए, अगर आप दोनों मेरी नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल है। बेवकूफी की बातें कौन करता है? इसमें कोई किंतु परंतु की समस्या नहीं है। कि खड़े होकर सदन में कौन बोलता है घिसी पिटी बात? अगर आप दोनों मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा डिबेट को इस तरीके से बढ़ाना। मेरा सवाल आपसे ये कि आप शिक्षा की बात कर रही हैं, शिक्षा काबिलियत का क्या पैमाना होता है? लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी क्या शिक्षा है, क्या शैक्षिक योग्यता? एक मिनट, आप मेरे बयान उठाकर देख लीजिए। मेरा मानना है कि संविधान में उनकी शैक्षिक, नहीं एक मिनट, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं एक मिनट, मेरा मानना है, मुझे बोलने दो, सवाल पूछ लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनिए। मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, एब्सोल्युटली। मेरा अपना मानना है कि इस देश में डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी बन सकता है। आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप 10वां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, नकली हो, अगर प्रूफ नहीं हुआ आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। मेरा उद्देश्य दूसरा ये कहने का कि जब शिक्षा की बात हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री 10वां पास हो, या प्रधानमंत्री ने वाकई में एमए किया हो, या उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी हो, मुझे वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा संविधान कहता है कि अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे दिक्कत किसमें है कि अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये कौन सा विक्टिमहुड है? कोई कहता है बड़े झूठे होते हैं राजनेता, आजकल लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? कोई कहता है जुमलों की बारिश होने वाली है आज, आप अपने ऊपर, मैंने एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा, मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरा मत है इस देश का संविधान सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्वर्ड एजुकेटेड और अंगूठा छाप व्यक्ति इस संविधान को एक दिखता है, जिस संविधान को ये बदलना चाहते हैं, इनके लोग बदलने पर लेट। संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वैसे तो संविधान इस देश में एक बार बदला गया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड हैं। उन्होंने एक लेख लिखा कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए। आप उसका समर्थन करते हैं या उसकी खिलाफत करते हैं? और अगर खिलाफत करते हैं तो सैक करिए उनको, बर्खास्त करिए। जवाब ले लीजिए। एक मिनट, इन्होंने बहुत बोला, इन्होंने जवाब तो लेने दीजिए, जवाब आप ही के सवाल